इलेक्ट्रॉनिका एंड प्रोडक्ट्रॉनिका इंडिया 2026 के उद्घाटन पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दावा किया कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को देश का छठा सबसे बड़ा आईटी इकोसिस्टम बताते हुए स्किल डेवलपमेंट, एआईसीटी और नए टेक पार्क्स के जरिए भविष्य की बड़ी तैयारी का संकेत दिया गया है। दिल्ली पुलिस की द्वारका स्थित डाबड़ी थाना टीम ने गोल्ड चेन स्नैचिंग के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए कुख्यात अपराधी करण सेपुरी उर्फ कांजी और उसके साथी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया। रामनवमी के दिन 58 वर्षीय महिला से दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग के बाद पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से 25 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी तक पहुंच बनाई। आरोपियों के कब्जे से बजाज पल्सर NS 200 फर्जी नंबर प्लेट्स और 8000 नकद बरामद किए। मुख्य आरोपी पहले से 27 आपराधिक मामलों में शामिल बताया गया है, जबकि चोरी की चेन खरीदने वाला ज्वेलर अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। नोएडा के सेक्टर 126 में सुपरनोवा के पास एक निर्माणाधीन साइट पर दर्दनाक हादसे में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षित भट्ट की डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि पिकनिक के दौरान यह हादसा हुआ, जहां साइट पर भरे गहरे पानी ने मौत के गड्ढे का रूप ले लिया। इससे पहले सेक्टर 150 में भी इसी तरह एक युवक की जान जा चुकी है, जिसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया। पैथोजेन, प्लांट हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी विषय पर हुए इस सम्मेलन में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, फसल रोगों और खाद्य गुणवत्ता से जुड़े खतरों पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि भंडारण, प्रोसेसिंग और गुणवत्ता सुधार ही भविष्य में किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा तय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी 2 सप्ताह के सीज फायर के बावजूद सख्त रुख अपनाया है। ट्रूथ सोशल पर दिए बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना, जहाज, विमान और हथियार तब तक ईरान के आसपास तैनात रहेंगे जब तक युद्ध विराम की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं होता। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना और परमाणु हथियार विकसित न करना समझौते की अहम शर्तें हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर इनका उल्लंघन हुआ या अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका की ओर से अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व हमला किया जा सकता है। रंगास्वामी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में वापसी का भरोसा जताया और वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं बीबी रामलिंगेन ने भी एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में हो रहा है। राजभवन सीट पर रामलिंगेन का मुकाबला कांग्रेस और डीएमके उम्मीदवारों से होने के कारण मुकाबला रोचक हो गया है। कुल 1099 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है, जहां कड़ी सुरक्षा के तहत हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात है। 209 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल एनआर कांग्रेस भाजपा गठबंधन सत्ता में है और नतीजे तय करेंगे कि सरकार बरकरार रहेगी या बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भवानीपुर में नंदीग्राम दोहराने का दावा करते हुए बदलाव की लहर की बात कही। पीएम मोदी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, गुंडाराज और रोजगार की कमी के आरोप लगाए और 6 वादे किए, जिनमें भयमुक्त माहौल, भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही, घुसपैठ रोकना और 7वां वेतन आयोग चालू करना शामिल है।
अपनी पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और कहा कि मुकाबला सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। तमिलनाडु में ई पलानीस्वामी के विवादित बयान पर एम.के. स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें मौत का डर नहीं है और वे जनता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच यूसुफ पठान ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अगले 40 से 50 सालों तक सत्ता में बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सूरजपुर में चेकिंग के दौरान 4 बदमाशों को पकड़ा, जिनमें 2 पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 2 बिना नंबर प्लेट, ड्रिल मशीन व रॉड बरामद हुए हैं। साथ ही उनकी निशानदेही पर तिलपता और देवला गांव की चोरी के मामलों का सामान, फ्रिज, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर, कुकर, प्लेट और बर्तन भी बरामद किए गए। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है। सभी आरोपी पहले से कई मामलों में वांछित है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मधु बिहार में हुई ब्लाइंड नाइट लूट की वारदात को 24 घंटे में सुलझाकर 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। सीसीटीवी और तकनीकी जांच से आरोपियों की पहचान की गई। उनके पास से चोरी की स्कूटी, खून से सना चाकू और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने एक ही रात में दिल्ली और गाजियाबाद में कई वारदातें की थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक द्वारा लड़की के साथ सरेआम बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपी अमन सैयद उर्फ जॉर्डन लड़की का बैग खींचते हुए उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश करता रहा, जबकि लड़की बार बार छोड़ो छोड़ो कहकर विरोध करती रही। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, गाली गलौज, धमकी देने और जबरन बाइक पर बैठने के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ट्रेंड भारत में डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिससे बिना नेटवर्क वाले ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। ट्राई ने सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल तक सर्विस पहुंचाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर सुझाव मांगे हैं। इसमें एमएसएस और आईएमटी स्पेक्ट्रम के जरिए D2D सेवा देने के 2 विकल्प बताए हैं। नियामक वैश्विक मॉडल अपनाने पर भी विचार कर रहा है, जहां पहले से ऐसी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इस पर 6 मई 2026 तक सुझाव और 20 मई तक जवाब मांगे गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि भारत में जल्द ही यह तकनीक लागू हो सकती है। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और नीतीश कुमार भी इशारों में उनका समर्थन कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के करीब 80% नेता इस नाम पर सहमत है, लेकिन एक वर्ग अभी भी असहज है, जिससे ऐलान में देरी हो रही है। जातीय संतुलन भी बड़ी चुनौती है, जहां सीएम बीजेपी से और डिप्टी सीएम जेडीयू से होने की संभावना है, जिसमें निशांत कुमार का नाम चर्चा में है। साथ ही 2005 में सुशील कुमार मोदी के नाम पर हुए विरोध जैसी स्थिति का डर भी पार्टी को सताता दिख रहा है। यही कारण है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच रणनीति अपनाए हुए है और आखिरी वक्त में चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा नहीं की है, जबकि आमतौर पर यह फैसला होली के आसपास हो जाता है। इस बार अप्रैल का पहला हफ्ता गुजरने के बाद भी देरी बनी हुई है, जिससे कर्मचारियों में इंतजार बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक डीए में करीब 2% बढ़ोतरी संभव है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो सकता है। देरी की वजह 8वें वेतन आयोग में ट्रांजिशन और वित्तीय समायोजन मानी जा रही है। उम्मीद है कि सरकार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में घोषणा कर सकती है और कर्मचारियों को जनवरी से एरियर का लाभ मिलेगा।
ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोक दी है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के साथ सीज फायर के बावजूद इजराइल द्वारा लेबनान पर हमलों के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि हमले नहीं रुके तो वह समझौते से बाहर हो सकता है। कई जहाज बीच रास्ते में फंसे हैं और तनाव तेजी से बढ़ रहा है। धुरंधर 2, जिसे रणवीर सिंह ने लीड किया है, दुनिया भर में जबरदस्त कमाई कर टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म ने लगभग 177 से 180 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है और 1000 करोड़ क्लब में सबसे तेज पहुंचने वाली फिल्मों में शामिल है। भारत में भी फिल्म ने करीब 1246 करोड़ ग्रॉस और 1041 करोड़ नेट कलेक्शन कर रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नोएडा सेक्टर 62 से गाजियाबाद जाने वाली सर्विस रोड को 9 अप्रैल से 10 जून 2026 तक बंद करने का फैसला लिया है। मेट्रो लाइन 3 विस्तार कार्य के चलते यह बंदी रहेगी, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को लंबा रूट लेना पड़ेगा। ट्रैफिक को NH9 और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से रूट प्लान करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पीक आवर्स में अतिरिक्त समय लेकर निकलें। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक कर प्रदेश के करीब 2 लाख बुनकरों के हित में अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बुनकरों की आय, सम्मान और आजीविका को स्थिर बनाने पर जोर देते हुए उन्हें तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच एक ही ढांचे में उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही बुनकरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सौर ऊर्जा से संचालित पावरलूम को बढ़ावा देने और पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने पर भी चर्चा की। सरकार का उद्देश्य बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत असम, केरल और पुडुचेरी में 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक असम में 38.92%, केरल में 33.28% और पुडुचेरी में 37.06% वोटिंग दर्ज हुई, जबकि दोपहर 1 बजे तक यह बढ़कर असम 59.63%, केरल 49.7% और पुडुचेरी 56.83% पहुंच गई। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता ईवीएम से वोट डाल रहे हैं और अब नजर नतीजों पर टिकी है। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए 22,337 करोड़ की खरीद कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात 14,009 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र 6,113 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर और दिल्ली 4,278 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर रहा। यूपी सरकार ने रिवर्स ऑक्शन के जरिए लगभग 9,700 करोड़ की बचत भी की और पारंपरिक टेंडर सिस्टम को हटाकर पूरी तरह GEM आधारित खरीद अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस बदलाव से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और लागत में कमी आई है, जबकि 2024 से 25 की तुलना में 2025 से 26 में खरीद में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 94 में निर्माणाधीन सोसाइटी के गड्ढे में पानी में डूबकर हर्षित भट्ट की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पुलिस के अनुसार हर्षित अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और नशे की हालत में पानी में उतरने के दौरान डूब गया। उसे बचाने के लिए उसके दोस्त भी कूदे, लेकिन वे भी फंस गए और बाद में लोगों व रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकाला। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि हर्षित शराब नहीं पीता था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे।
पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 9 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक हालात के बावजूद भारत के प्रमुख शहरों में रेट स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67, मुंबई में पेट्रोल 103.54 और डीजल 90.3, जबकि अन्य शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और हैदराबाद में भी कीमतें अलग अलग स्तर पर स्थिर हैं। OMCS रोज सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट करती है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से संकेत है कि दामों में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है। AI+ ने भारत में नोवा फ्लिप के साथ 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिसमें दुनिया का सबसे सस्ता फ्लिप फोन 29,999 में पेश किया गया है। इसके साथ नोवा 2 और नोवा 2 अल्ट्रा 5G मॉडल भी लॉन्च हुए हैं। नोवा फ्लिप में 6.9 इंच का इंटरनल डिस्प्ले और 3.1 इंच का कवर डिस्प्ले है, जबकि नोवा 2 और नोवा 2 अल्ट्रा एंड्रॉयड 16 आधारित NXT QoS पर चलते हैं और इनमें मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 600 mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नोवा 2 की कीमत 8,999 से, नोवा 2 अल्ट्रा की 14,999 से और नोवा फ्लिप की 29,999 से शुरू होती है, जिनकी सेल अप्रैल और मई 2026 में शुरू होगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू किया है। पार्टी मुरादाबाद से सदस्यता और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की शुरुआत कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि 1 महीने में 1 लाख नए सदस्य और 5,000 सक्रिय कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके बाद 2 महीनों में बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी। उन्होंने सपा और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं हुआ और AIM-IM अब एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है, जो 2027 विधानसभा चुनाव सहित पंचायत और नगर निगम चुनावों में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही है। 9 अप्रैल को डॉलर इंडेक्स 99 के पार जाने और इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी के चलते सोना चांदी में उतार चढ़ाव रहा। शुरुआत में दोनों में गिरावट दिखी, लेकिन बाद में सोने में रिकवरी हुई और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1,52,058 तक पहुंच गया। वहीं चांदी में गिरावट जारी रही, यह करीब 2,37,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड करती दिखी, जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। डॉलर की मजबूती और ग्लोबल संकेतों का असर कीमतों पर साफ दिखा, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रही।